अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की। ठीक है ना। किसकी बात करने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की। फ्रेम में आ रहा है? शायद नहीं। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स देखेंगे, बेसिस देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। उम्मीद करता हूं जो पीछे वाला पार्ट था वो आपने देखा होगा, कायदे से उसको नोट किया होगा, रिवाइज किया होगा। अब देखो, हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। पहली बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, जब कोई भी मेटल डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई भी मेटल डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमको सॉल्ट देता है प्लस हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिंक प्लस HCl डाइल्यूट, क्या बनेगा यहाँ पे? सॉल्ट क्या बनेगा? बोलो, सॉल्ट क्या बनेगा? जिंक प्लस क्लोरीन क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। उसी तरीके से मैग्नीशियम प्लस H2SO4 मान लो हमने ले लिया, डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? MgSO4, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ठीक, कैसे ये सब बन रहे हैं पता है ना? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट क्या होगा? Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, कट जाएंगे तो MgSO4 बन गया। फिर मान लो हमारे पास है आयरन, आयरन H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा कि नहीं? ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या सारे मेटल्स ये कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे? किसी भी मेटल को तुम ईरान से तुरान से उठा करके डाइल्यूट मिनरल एसिड में डाल दोगे और वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने लगेगा, सॉल्ट बना लेगा, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक सारी मेटल्स के साथ फॉलो होगी? बोलो, नहीं होगी। तो किन मेटल्स के साथ फॉलो नहीं होगी? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास कॉपर हो गया, हमारे पास ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, इवन लेड भी ये कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल याद हो गई होगी उम्मीद करता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ के आ रहे हो। अब इलेक्ट्रोलिसिस में वो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल थी, सिलेक्टिव डिस्चार्ज के लिए उसको याद करना जरूरी था। ठीक है, तो वहां से आप याद करके आ रहे हो, मैं ये उम्मीद करता हूं। जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे आते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो क्या नहीं करेंगे? हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। कोई आपसे ये कहता है कि बताओ भाई, कॉपर प्लस H2SO4 गिव्स अस CuSO4 प्लस हाइड्रोजन, क्या ये रिएक्शन सही है कि गलत है? आप क्या कहोगे? गलत है। क्यों? क्योंकि कॉपर भाई एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन के नीचे आता है, और क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है दैट्स व्हाई इट वुड नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड। कोई आपसे ये कह दे कि गोल्ड प्लस H2SO4 गिव्स अस AuSO4 प्लस हाइड्रोजन, क्या ये सही है कि गलत है? गलत रिएक्शन है, नहीं होगी। क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स आते हैं ना वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी अच्छी नहीं होती। ये बात आप 9th में भी पढ़ चुके होगे, ये बात आप आगे भी पढ़ते रहोगे। 11th में आप क्या देखते हो? 11th में आप देखोगे कि भाई 12th में सॉरी, कि यहाँ पे इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में, वो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो लगातार निगेटिव होता चला जाता है। ठीक है ना, तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। समझ में आया? कॉपर प्लस H2SO4 हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करने वाला, कुछ भी कर लो इसके साथ। गोल्ड, प्लैटिनम, लेड, ठीक है, मर्क्यूरी कोई नहीं करेगा, सिल्वर नहीं करेगा। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई मेटल की बात। क्या सारे डाइल्यूट मिनरल एसिड
ये बिहेवियर शो करते हैं। मान लो तुमने HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, HNO3 ले लिया, कोई भी उठा के आपने उसमें मेटल डाल दिया जो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करने में समर्थ थे, उन मेटल्स को आपने उसमें डाल दिया। अब बताओ क्या सब में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी? हमने अब एसिड बदला है, मेटल सेम है, एसिड बदल दिया। तो मान लो हमने लिया HCl, होगी, H2SO4 होगी, हमने लिया HNO3। मिनरल एसिड क्या होते हैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, HNO3 लोगे तो क्या होगा? क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है? बोलो, सोच के बोलना। पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि HNO3 जो है, HNO3 वो एक बहुत अच्छा क्या है, वेरी गुड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है टू सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई करना। यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देना, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन देते रहना, सप्लाई करते रहना। अब HNO3 के साथ दिक्कत क्या होती है? जब ये तुम लेते हो ना, तो यहां पे मान लो तुमने लिया Zn प्लस HNO3, सॉल्ट बन जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट बन गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बनता है यहां पर क्या, हाइड्रोजन गैस। यही आप सोच रहे होगे यहां पे हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन यहां पर नहीं निकलने वाली। क्यों? क्योंकि HNO3 क्या करेगा, जैसे ये हाइड्रोजन गैस निकलने वाली होगी, तुरंत इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेगा। तो इस वजह से यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिख रहा है सब दिख रहा है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद में एक बात और, दो मेटल्स ऐसे हैं जो कि HNO3 को भी मजबूर कर देते हैं हाइड्रोजन लिबरेट करने के लिए। दो मेटल ऐसे हैं जो कि HNO3 को भी मजबूर कर देते हैं हाइड्रोजन लिबरेट करने के लिए। अरे भाई, वो कौन से दो मेटल्स हैं? हमने कहा मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो कि HNO3 को भी मजबूर कर देते हैं हाइड्रोजन लिबरेट करने के लिए। लेकिन क्या डाइल्यूट HNO3 को मजबूर करते हैं? नहीं, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 को मजबूर करते हैं। देखो, मैग्नीज हम लेते हैं, चाहे हम मैग्नीशियम लेते हैं, ऐसे ना बना, ठीक है। मैग्नीज जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि HNO3 जो है इट शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट। यही शब्द लिखा है आपकी किताब में, आप खोल के देख लेना। वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब 1 से 2% HNO3 होना चाहिए, बाकी सब पानी हो, तभी होगा। मैग्नीशियम के साथ भी यही कंडीशन बनती है। HNO3 के साथ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट तो कर देगा, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? वेरी वेरी डाइल्यूट, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HNO3, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मैग्नीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HNO3 फ्रॉम वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, नॉट डाइल्यूट HNO3, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। जब तक वेरी वेरी ना दिखे तब तक टिक मत करना, ट्रू मत लगाना। आगे बढ़े। मैग्नीज एंड मैग्नीशियम कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, 1 to 2% is a very very important statement. You have to highlight it, you have to keep this in your mind, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लो हम कोई मेटल कार्बोनेट लेते हैं, उसको हम एसिड में डालते हैं, वो एसिड कैसा होगा? डाइल्यूट होगा, एंड दैट शुड बी अ मिनरल एसिड बेसिकली, HCl H2SO4। ऑर्गेनिक ना हो, मिनरल एसिड हो। ऑर्गेनिक वाला यहाँ पर कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए एक सेपरेट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम वो सब वहाँ देखेंगे। मेटल कार्बोनेट्स जब मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और सॉल्ट देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, मैग्नीशियम कार्बोनेट, हमने इसको डाला H2SO4 के साथ। पहले तो उड़ाओ कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को, सॉल्ट अब कौन सा बनेगा? अरे भैया, ये बनेगा नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट,
क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन का कोई सॉल्ट हमें पता नहीं है अभी इस स्टेज पे, है ना। होता वो भी है, मैग्नीशियम हाइड्राइड होता है वो, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा उसमें आपको उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ मिलेगा, कौन सा सॉल्ट बनाएगा बोलो, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर होता क्या है, ये लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं हम लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने पानी डाल दिया तो यहां पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं लाइम वाटर, क्योंकि लाइम पर पानी डाल दिया तो अब हमारे पास लाइम वाटर बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल्की कलर का हो जाता है जैसे ही उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। समझ में आ गई बात। मान लो हमने लिया जिंक कार्बोनेट प्लस H2SO4, हमारे पास क्या बनेगा, उड़ाओ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ZnSO4। अब आपसे सीधे सीधे तो ये रिएक्शन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि व्हेन अ सब्सटेंस A reacts with dilute H2SO4 it releases a gas which turns lime water milky, give the name of the substance A। तो इट मस्ट बी अ मेटल कार्बोनेट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सवाल सीधे सीधे नहीं आएंगे, सवाल घुमा के आएंगे। लाइम वाटर मिल्की का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है, जब कोई मेटल कार्बोनेट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। समझ में आ गई बात। और बताएं, और बताएं कि यहां तक ठीक है। देखो FeCO3 ले लो, FeCO3, इसमें हम डालेंगे HNO3। अब अपने आप सॉल्ट बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस FeNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि यहां पे Fe की वैलेंसी 2+ है, यहां पे नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है, तो FeNO3 का होल ट्वाइस। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। मान लो हमारे पास कोई मेटल सल्फाइट है, मेटल सल्फाइड्स, इसको हम डालते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड में, तो क्या बनता है, हमारे पास बनता है वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सॉल्ट। जैसे वहां पे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट बन रहा था, यहां पे वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि मेटल सल्फाइड्स हैं, कार्बोनेट्स नहीं है, बस यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सॉल्ट बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो हमारे पास जिंक सल्फाइट है, इसमें हमने डाला H2SO4। अब बताओ क्या बनेगा, पानी उड़ा दो, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ा दो, प्लस सॉल्ट, क्या बचा, ZnSO4। ठीक, कोई दिक्कत, बैलेंस आप कर लेना, आसान रिएक्शन है। ठीक, मैग्नीशियम सल्फाइट, हमने इसमें HCl डाला, क्या बनेगा, पानी उड़ा दो, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ा दो, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा एक चीज और है, लाइम वाटर को मिल्की कौन टर्न करता है, अभी क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या तुम्हें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अब तो हो गया कंफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की करती हैं। अब पहचानोगे कैसे कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एक अलग टेस्ट हम करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है पता है, K2Cr2O7, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओरिजिनली ये जो तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज रंग का होता है, इसको ये ग्रीन कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से क्या बना देती है, ग्रीन।
उसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4, KMnO4 क्या होता है तुम्हारा? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। KMnO4 को ये क्या करती है? पिंक से कलरलेस कर देती है। तो ये दो डिस्टिंक्टिव टेस्ट हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड शो नहीं करता, लेकिन ये लाइम वाटर मिल्की वाला तो दोनों ही शो करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं बनेगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात वो करेगा तो वो कहेगा अ गैस विच टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। पहचान जाना कि सल्फर डाइऑक्साइड है। अ गैस विच टर्न्स पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। पहचान जाना कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके अलावा कलर चेंज कैसे होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, हम चौथी प्रॉपर्टी पे आने वाले हैं, मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स जब मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, ठीक है, तो यहां पर हमको क्या मिलता है? यहां पर हमको मिलती है सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है ना, इसकी रोटेन एग स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की बदबू होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। तो ये ध्यान रखना, जब रोटेन एग स्मेल आने लगे तो समझ लेना कि हमने मेटल सल्फाइड लिया होगा और उसको डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कराया होगा। जैसे जैसे हमने लिया जिंक सल्फाइड और इसको हमने डाला HCl में, सॉल्ट क्या बनेगा? अरे भैया जिंक क्लोराइड बनेगा। अब क्या बचा? हाइड्रोजन और सल्फर, H2S निकाल दो। हाइड्रोजन सल्फाइड, रोटेन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की बदबू। ठीक उसी तरीके से हमने लिया आयरन, दैट इज फेरस सल्फाइड, क्योंकि यहां पर 2+ वैलेंसी है आयरन की। तो यहां पर क्या बनेगा? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, अगेन सड़े हुए अंडे की बदबू। देन लेड सल्फाइड मान लो हमने लिया और हमने H2SO4 में डाल दिया, तो क्या बना? लेड सल्फेट प्लस सड़े हुए अंडे की बदबू, हाइड्रोजन सल्फाइड, रोटेन एग स्मेल होती है ये। इसके अलावा इसका केमिकल टेस्ट क्या है? ये तो आप अपनी नाक से ही करोगे, ऐसा तो है नहीं कि नाक जाके डुबो दोगे हाइड्रोजन सल्फाइड में। इसका केमिकल टेस्ट क्या है? तो इसका एक केमिकल टेस्ट भी है। क्या है भाई? ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इट टर्न्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इट टर्न्स लेड एसीटेट, इट टर्न्स लेड एसीटेट पेपर टू ब्लैक। ये भी पीएच की ही तरह होता है। ठीक है, तो ये मतलब तुम्हारे पास जैसे होता है लिटमस, है ना, लिटमस पेपर होता है, वैसे ही एक होता है लेड एसीटेट पेपर। इस लेड एसीटेट पेपर को ये ब्लैक रंग में चेंज कर देता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एक तो रोटेन एग स्मेल, दूसरा इट टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। ठीक है, सॉल्ट बनाने आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं ये। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, और यहीं से हम बात आगे बढ़ाएंगे बेस के बारे में। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? पानी प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट देता है। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे 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 मान लो हमने एसिड की जगह पे लिया HCl। बेस कौन होते हैं अच्छे? पिछले लेक्चर में बताया था, बेस वो होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड अच्छे एसिड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड अच्छे बेस होते हैं। बेस क्या है तुम्हारे पास? ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो यहां पर वाटर मिलेगा H2O और सॉल्ट मिलेगा जिंक क्लोराइड। ठीक है, बैलेंस कर लेना। ऐसे ही हमने लिया H2SO4 और हमने लिया बेस की जगह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इज अ मेटल, जिंक इज अ मेटल। तो यहां पर क्या मिला? वाटर मिला प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे ही हमने HCl लिया और इसको NaOH में डाला, क्या मिलेगा? वाटर प्लस NaCl, सॉल्ट। समझ में आई बात? अब यहीं से हम बात आगे बढ़ाएंगे कि भाई बेस क्या होते हैं। अब ये बताओ जरा, H2CO3 प्लस KOH क्या बनाएगा?
ये आप खुद से करो, लेक्चर के एंड में मैं पूछूंगा ये बात, ठीक है, नहीं तो बता दूंगा। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास बेस होते क्या हैं? बेस वो होते हैं जो कि एसिड के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर ही देते हैं। बेस वही सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर देंगे। अभी हमने देखा ना, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर प्लस सॉल्ट देता है। बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और पानी देंगे, जैसे कि HCl प्लस ZnO, जो अभी हमने यहां पे रिएक्शन लिखी, क्या देगा? वाटर प्लस जिंक क्लोराइड। क्या ये बेस है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहां पे केवल पानी और सॉल्ट मिल रहा है हमको। सॉल्ट क्या होते हैं ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, सॉल्ट और पानी मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा, तो यहां पर वो सब्सटेंस बेस है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी दे रहा है। मान लो तुम्हारे पास H2SO4 है और इसमें हमने डाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा भाई बोलो? क्या मिलेगा? पानी बनाओ और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सॉल्ट मिलेगा, ये सॉल्ट मिलेगा। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, जब मैं HCl को लेड ऑक्साइड के साथ मिलाता हूं तो मुझे मिलता है पानी, मुझे मिलता है सॉल्ट और मुझे मिलती है क्लोरीन गैस। क्या ये सब्सटेंस बेस है? क्या ये बेस है? अरे भैया बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी और सॉल्ट तो मिल रहा है लेकिन उसके अलावा ये भी मिल रहा है, इसलिए ये बेस नहीं है। बेस वो है जो केवल सॉल्ट और वाटर देते हैं। मान लो हमने लिया HCl, इसमें हमने डाला मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो यहां पे क्या मिलेगा? वाटर प्लस मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन। क्या ये बेस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन गैस भी तो दे रहा है। तो बेस वही सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और केवल पानी देते हैं। समझ में आ गया बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस और वाटर इनसॉल्युबल बेसिस, पानी में घुल जाने वाले और पानी में नहीं घुलने वाले। पानी में घुल जाने वाले कौन कौन से हैं? NaOH, ठीक, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, इसी को पानी में मिला दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K2O और NH4OH। NH4OH ध्यान रखना एक वीक बेस होता है। NH4OH इज अ वीक बेस, बाकी ये जितने हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, केवल ये एक वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होता है वाटर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होता है पानी में, ध्यान देना। वाटर इनसॉल्युबल बेसिस जैसे कि ZnO, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये जितने हैं ये वाटर इनसॉल्युबल बेसिस हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस तुम ध्यान रखो, उसके अलावा जो बचें वो वाटर इनसॉल्युबल बेस होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं इन्हीं को एक स्पेशल नाम दिया गया, इन्हीं का एक स्पेशल नामकरण किया गया है, इन्हीं को हम एल्कली कहते हैं। तो क्या ऑल बेसिस आर एल्कली? नो। लेकिन क्या ऑल एल्कली आर बेसिस? यस, क्योंकि जो एल्कली होगा वो बेस तो होगा ही, लेकिन जो बेस है वो वाटर सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है ये हमको नहीं पता। अगर वाटर सॉल्युबल है तो डेफिनेटली इट वुड बी अ एल्कली, ठीक है। समझ में आई बात? ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कली आर बेसिस। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें। लगे हाथ एक चीज और सुन लो, जितने भी वाटर सॉल्युबल बेस हैं
ये सब स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होते हैं? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे, ये पूरा पानी में टूट जाएंगे और पूरा टूटने के बाद क्या देंगे? OH माइनस आयन। जहां एसिड H प्लस आयन दे रहे थे, बेसिस क्या देते हैं? OH माइनस आयन। पूरा टूट जाएंगे, पूरा डिसोशिएट होंगे, पूरा आयनाइज होंगे और OH माइनस आयन देंगे। वाटर इनसॉल्युबल बेस जितने हैं वो वीक बेसिस हैं। 100 मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें 2-3 ही टूटेंगे और OH माइनस आयंस देंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बेसिस ये सारे हैं, वीक बेसिस ये सारे हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? NH4OH। NH4OH पानी में तो घुल जाता है, लेकिन ये वीक बेस है। ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP। NH4OH इज अ वाटर सॉल्युबल वीक बेस। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेसिस की। मान लो हमें एल्कली बनाने हैं। एल्कली मतलब